ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम जो आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं वो इस बात को लेकर के चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि हमारे पास अनेकों अनेक क्वेरीज आती हैं इस समस्या को लेके। और वो समस्या क्या है? वो समस्या ये है काल्प सर्प दोष की। बहुत लोग पूछते हैं कि साहब, क्या हमारी कुंडली में काल्प सर्प दोष है? अगर है तो इसके क्या नुकसान हैं, क्या इसके फायदे हैं और इसके दोष दूर करने के फिर उपाय क्या हैं? तो साथियों, आज हम आपको काल्प सर्प दोष से संबंधित पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। ये काल्प सर्प दोष जो है वैदिक ज्योतिष में पाया जाने वाला एक कठिन ज्योतिषीय योग है। जी हाँ, इसको काल्प सर्प दोष का तो नाम से लोग जानते हैं, लेकिन इसको कहते हैं काल्प सर्प योग। तो जो कभी कभी जीवन में विभिन्न कठिनाइयों और विफलताओं से जुड़ा होता है। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच स्थित होते हैं तो ये स्थिति 12 अलग अलग प्रकार के काल्प सर्प दोष के परिणाम स्वरूप होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए, कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, 12 भाव। राहु केतु हमेशा आमने सामने होते हैं। अब क्योंकि राहु केतु आमने सामने होते हैं, 12 घरों में जिस घर में भी ये बैठेंगे राहु, तो उसी उतने ही प्रकार के काल्प सर्प दोष हो गए। 12 घर हैं, 12 घरों में अलग अलग जब बैठेंगे राहु और सामने उनके केतु बैठेंगे तो ये 12 प्रकार के काल्प सर्प दोष बनते हैं। अब आपकी कुंडली में अगर है काल्प सर्प दोष तो वो कौन सा वाला काल्प सर्प दोष है? अब हम एक एक करके इन सभी 12 काल्प सर्प दोषों के विषय में आपके साथ चर्चा करेंगे और जानकारी देंगे। किस नाम से इनको जाना जाता है और इनके क्या दुष्प्रभाव जीवन पे व्यक्ति को देखने को मिलते हैं और क्या उसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, और वो कौन से उपाय हैं जिनको करने पर काल्प सर्प दोष के दुष्परिणामों को हम एक तरीके से उनसे मुक्ति पा सकते हैं। तो ये जो स्थिति है 12 अलग अलग प्रकार के काल्प सर्प दोष के परिणाम को लेकर के, जिनमें से प्रत्येक ग्रह जीवन के विशेष क्षेत्रों को प्रभावित करता है। जी हाँ, और क्योंकि जो भी राहु और केतु के कारण काल्प सर्प दोष का निर्माण हुआ है कुंडली में, ये बाकी जो दूसरे अन्य ग्रह हैं वो उनके बीच में आ जाते हैं, तो इसीलिए काल्प सर्प दोष का निर्माण होता है। व्यक्तिगत संबंधों और स्वास्थ्य से लेकर धन और करियर में उन्नति तक काल्प सर्प दोष के प्रकार कई क्षेत्रों में स्थिरता और संतुष्टि को भी प्रभावित कर सकते हैं। इन प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने और उनके प्रभाव को कम करने के लिए उपचार खोजने के लिए आप हमारे कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। काल्प सर्प दोष के 12 प्रकार जो हमने अभी आपसे कहा कि होते हैं, उन सभी 12 प्रकारों के विषय में एक एक करके हम आपके साथ बात करेंगे और उनके दुष्प्रभाव, जैसा मैंने कहा, और उनके शुभ प्रभाव के विषय में भी आपको पूरी जानकारी देंगे, साथ ही उनके उपाय भी बताएंगे। काल्प सर्प दोष का प्रत्येक रूप विशेष है और व्यक्तिगत विकास, रिश्ते, वित्त और स्वास्थ्य सहित जीवन के कई क्षेत्रों को ये प्रभावित करता है काल्प सर्प दोष। और जैसा मैंने कहा कि ये 12 प्रकार के होते हैं, एक एक करके हम सबकी व्याख्या आपके साथ करेंगे। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ, ये जो 11वें नंबर पे काल्प सर्प दोष होता है उसके विषय में। वैसे तो ये काल्प सर्प योग है, जैसा मैं बता समझा चुका हूं आपको अभी, लेकिन अब क्योंकि बोलचाल में, भाषा में ये दोष कहलाने लगा है, सभी इसको दोष कहने लगे हैं, इसीलिए हम भी आपसे दोष कह करके ही बात कर रहे हैं। तो वैसे ये जो 11वें नंबर का जो काल्प सर्प दोष आता है, इसका नाम है विषधर काल सर्प दोष। विषधर काल सर्प दोष। अब इसका निर्माण कैसे होता है? साथियों, अगर आपने भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराया हुआ है किसी अच्छे ज्योतिषी के द्वारा और उनके द्वारा आपको ये जानकारी मिली है कि आपके चार्ट में, आपके लगन चार्ट में भी काल्प सर्प दोष है, तो वो कौन सा काल्प सर्प दोष है 12 प्रकारों में से? तो आज जैसा कि मैंने कहा कि हम जो चर्चा कर रहे हैं वो 11वें नंबर पे जो आता है विषधर काल्प सर्प दोष, उसके विषय में बात कर रहे हैं कि इसका निर्माण कुंडली में कैसे होता है। तो अगर कहीं आपकी कुंडली में भी कहीं अगर यही काल्प सर्प दोष है तो हम जो आपको बताने जा रहे हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है, तो आप गौर से देखिए, समझिए। अगर यही है तो अंत में हम आपको उपाय भी बताएंगे और इससे संबंधित इसके दुष्प्रभावों के विषय में भी चर्चा आपके साथ करेंगे। तो साथियों, जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु 5वें घर में हो
और राहु 11वें घर में स्थित हो। जी हाँ, केतु 5वें घर में हो और राहु 11वें घर में स्थित हो और बाकी दूसरे ग्रह इन दोनों ग्रहों के बीच में आ रहे हो। अब ये बात थोड़ा सा यहां पर समझने की, मैं इसको आपको और थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। देखिए क्या होता है कि राहु और केतु, पहली बात तो ये आमने सामने होते हैं हमेशा कुंडली में, 180 डिग्री एंगल पर होते हैं। ऐसा नहीं है कि राहु यहां है केतु यहां है। अगर राहु यहां होंगे तो केतु ठीक उनके सामने होंगे। ये दोनों ग्रह एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो इस तरीके से हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, लेकिन होंगे हमेशा आमने सामने राहु और केतु। अब मैंने आपको बताया कि विषधर कालसर्प दोष के विषय में कि कुंडली के 5वें घर में जब केतु बैठते हैं और राहु 11वें घर में बैठते हैं तो ये पोजीशन ऐसे ऐसे हो गई, इस तरीके की। और ये आगे क्या कहा गया है कि बाकी के जितने भी दूसरे ग्रह हैं, 7 ग्रह हैं बाकी के, तो वो इनके बीच में आ रहे हो। अब बीच में आने का मतलब क्या होता है वो हम आपको क्लियर कर देते हैं, थोड़ा आसानी हो जाएगी आपको समझने में। अब जैसे ये स्थिति हुई राहु और केतु की, तो बीच के कहने का मतलब ये हो गया कि एक ये हिस्सा हो गया इस तरफ और एक इनके इस तरफ का हिस्सा हो गया, 2 हिस्से हो गए लगन चार्ट में। अब एक इनका राइट साइड हो गया, एक इनका लेफ्ट साइड हो गया। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जितने भी बाकी के 7 ग्रह हैं, या तो वो राहु केतु के राइट में हो या उनके लेफ्ट में हो, सारे के सारे ग्रह, तब ये फिर कालसर्प दोष का निर्माण पूरी तरह से होता है। अगर मान लीजिए 7 ग्रहों में से 6 ग्रह तो एक साइड में हो गए और एक ग्रह इधर हो गया, तो फिर वो आंशिक कालसर्प दोष कहलाएगा। तो साथियों, ये जो स्थिति है इसके कारण बनता है विषधर कालसर्प दोष। अब इन ग्रहों के बीच में, मैंने ऐसा कहा बीच का मतलब होता है लेफ्ट या राइट। अब इस विषधर कालसर्प दोष के क्या प्रभाव होते हैं, इसके द्वारा उत्पन्न होने वाली समस्याएं कौन कौन सी हैं जीवन में जो जातक को फेस करनी पड़ती हैं। विशेष रूप से नेत्रों की पीड़ा, आंख से संबंधित, आंखों से संबंधित परेशानियां, हृदय रोग जैसे रोग होने का भी खतरा बना रहता है जब इस प्रकार का कालसर्प दोष होता है चार्ट में। सावधान रहना चाहिए व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति। और इसके अतिरिक्त गुप्त रोगों की भी बहुत संभावना रहती है होने की। और संतान के द्वारा कष्ट, संतान के द्वारा कष्ट, संतान को कष्ट नहीं, संतान के द्वारा आपको कष्ट, और आर्थिक तंगी भी, फाइनेंशियल क्राइसिस भी फेस करना पड़ता है। इस प्रकार की समस्याएं जो है, प्रॉब्लम्स जो हैं, वो फेस करनी पड़ती हैं जातक को जब विषधर कालसर्प दोष चार्ट में बना होता है। तो साथियों, अगर आपके भी चार्ट में कहीं इसी प्रकार की स्थिति राहु और केतु की बनी हुई है, जैसा अभी हमने आपको बताया है, और ग्रहों की स्थिति सेम ऐसी ही है जैसा कि हमने आपसे कहा है, तो फिर ये विषधर कालसर्प दोष है। और फिर उनसे मिलने वाले जो दुष्प्रभाव हैं जीवन में, उनको लेकर के आपको सचेत और सावधान हो जाना चाहिए। वैसे तो हम आपको उपाय भी जरूर देते हैं, और उपाय बहुत सरल और आसान उपाय, ताकि आप चलते फिरते कर सकें, आसानी से कर सकें। विषधर कालसर्प दोष बच्चों, सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ और धन को, जैसा मैंने कहा कि फाइनेंशियल क्राइसिस भी, इन चीजों को प्रभावित करता है जीवन में जातक के। और इस दोष के रहते हुए लोगों को पैसा बचाना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। कितनी ही प्लानिंग करें, कितनी भी कोशिश करें, पैसा नहीं सेव हो पाएगा। और उन्हें अपने लक्ष्य और इच्छाओं तक पहुंचने में काफी देर भी हो जाती है, काफी देर से वो अचीव कर पाते हैं, वो भी उसके लिए उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। विषधर कालसर्प दोष के प्रभावों में धन संचय करने में, जैसा मैंने कहा, संघर्ष करना पड़ेगा, और सभी चीजों में ही संघर्ष करना पड़ता है अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति के लिए। और समर्थन भी आपको बहुत ना के बराबर मिलता है बाकी और चीजों से, और लोगों से, या और चीजों का जो भी है जीवन में, सपोर्ट की भी कमी रहती है। ये तो हो गए दुष्प्रभाव। अब हमने कहा केतु 5वें घर में और राहु 11वें घर में, बाकी के ग्रह या तो इधर या उधर, तब ये बन गया विषधर कालसर्प दोष। लेकिन साथियों, ये तो हमने अभी दुष्प्रभावों की बात की है। अब देखिए,
ऐसा नहीं है कि काल सर्प दोष के सिर्फ दुष्प्रभाव ही हैं। अगर कुछ ग्रहों की स्थिति जैसा कि ज्योतिष में कहा गया है, लेकिन शर्त है कि अगर कुछ ग्रहों की स्थिति वैसी है जैसे कि हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यही काल सर्प दोष के कुछ बहुत सुखद परिणाम भी जातक को जीवन में प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि केतु, जैसे हमने कहा 5वें घर में, और राहु 11वें घर में। अब अगर 5वें घर के कारक ग्रह की दृष्टि केतु पर पड़ रही हो या उनके साथ इनका संबंध हो, युति बन रही हो, इसी प्रकार 11वें घर की जो कारक ग्रह हैं उनकी युति बन रही हो राहु के साथ, तो जब जब इनकी दशा आएंगी तो जीवन में यू टर्न भी लाइफ में जरूर आएगा। ये दुष्प्रभाव की बात हमने कर ली, ये तो ठीक है, ये तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन फिर उसके बाद का जो समय पीरियड शुरू होगा, अगर इन राहु और केतु की दशा आती है और वो ग्रहों की स्थिति अगर ऐसी रहती है जैसा मैंने कहा चार्ट में आपके कुंडली में, तो फिर यू टर्न भी निश्चित रूप से आता है, जिसके विषय में व्यक्ति कभी कल्पना भी नहीं कर पाता है। वो सोचता है मेरा तो बस स्ट्रगल में ही लाइफ निकल जाएगा, और फिर उसको जिस चीज़ की कल्पना भी नहीं की होती है वो सुख प्राप्त होते हैं। ये है वो काल सर्प दोष, जिसको दोष कहा गया है। मैं इसको दोष कहने के फेवर में तो नहीं हूं। तो साथियों, उपाय अब बताएंगे आपको इन दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए। विषधर काल सर्प दोष के प्रभावों को कम करने के लिए व्यक्ति को प्रत्येक सोमवार को भगवान शंकर जी के मंदिर में जाना है और वहां पर दही से भगवान शिव जी के शिवलिंग पर दही चढ़ाना है, अर्पित करना है, और ओम हर हर महादेव बस यही कहना है 108 बार। दही से अभिषेक करना है शिवलिंग का। तो साथियों, बस ये करना है। ये उपाय बहुत हल्का सा उपाय है, इसको करिए और अपने दुष्प्रभावों में कमी अपने आप स्वतः ही आएगी। तो साथियों, ये थी चर्चा विषधर काल सर्प दोष को लेकर के। आशा करते हैं ये चर्चा आपको पसंद आएगी। अगर आपको चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर बनेंगे वे सभी आप तक पहुंच सकें एक एक करके, और आप उनका भी समय पर लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।